नीट 2020। प्यारे विद्यार्थियों, इस वर्ष की जो नीट की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन होते होते आखिर हो ही गई और आपने लंबी तैयारी के बाद उस एग्ज़ाम को दिया। एग्ज़ाम का जो पेपर था उस पेपर को आपने अच्छे से समझा और आप जान गए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा जो अनुभव है और उस अनुभव को मैं जो कह रहा हूँ इस पेपर से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है या आईआईटी का जो एग्ज़ाम है यह स्कूल जाए बिना क्रैक करना बहुत मुश्किल है। स्कूल इन द सेंस कि जो किताबें प्रेस्क्राइब्ड जो टेक्स्ट बुक है हमारी, उनका अक्सर से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी है, ये प्रैक्टिकल विषय है जिनके प्रैक्टिकल 11th और 12th में जो विद्यार्थी करता है वो विद्यार्थी ही इस परीक्षा में सफल हो सकता है। इस पेपर में भी प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो वही विद्यार्थी कर पाएगा जिसने आज से प्रैक्टिकल किया हो। तो जो नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी है आगे भी, और उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि जो फैशन या जो ट्रेंड चला है कि भाई 11th में ही सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाना, जहाँ सीधा नीट के पेपर्स को सोल्व करने का या जो कोचिंग चलती है उस टेक्निक से तैयारी जो विद्यार्थी करते हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप भले ही उस टेक्निक को अपनाएं या नहीं अपनाएं, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है उनको आप अच्छे से पढ़ें। फिज़िक्स के लिए मेरा मैसेज है कि जब तक आप किसी भी फॉर्मूले के डेरिवेशन को नहीं समझोगे तब तक आप उसके एप्लीकेशन को उतना अच्छा नहीं कर सकते। आप भले ही उस पर हज़ारों अभ्यास कर लो, लेकिन उस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने नहीं समझा है, डिराइव नहीं किया है फॉर्मूला, तब तक आप उसके अच्छे एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और कोचिंग में ये हो रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है और उस पर प्रैक्टिस कराई जाती है। अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस से तो वो काम अच्छा होता है, लेकिन डेरिवेशन जब तक नहीं होता है तब तक ये ज्ञान नहीं, उससे हटके जब भी बात आती है तो समस्या हो जाती है। तो मेरा विद्यार्थियों से यही अपील है, यही मैसेज है कि आप कोचिंग करनी है तो भले ही करें, लेकिन स्कूलिंग ज़रूर करें, स्कूल ज़रूर जाएं। 11th और 12th का कोर्स स्कूल जाकर करें, किताबें पढ़ें जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स है, उसके बाद रेफरेंस बुक्स भी पढ़ें, प्रैक्टिकल भी करें, वो आपके हायर स्टडी में भी काम आएंगे और इस एग्ज़ाम में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ नीट के इस 2020 के पेपर की, जो कि परसों आपके हुआ है। उस पेपर में से आज मैं चर्चा करूँगा क्लास 11th का जो कोर्स था उसमें से जो क्वेश्चन आए उनके सॉल्यूशन पे मैं आपसे बात करूँगा। पेपर ये कह रहा है कि जो प्रश्न हैं वो किताब से सीधे आए। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चे ये उम्मीद कर रहे थे कि जो पेपर है वो इतना कठिन आएगा कि जिस तरह के प्रैक्टिस उन्होंने की है उस तरह के लेवल के प्रश्न आएंगे, लेकिन मेरा अनुभव है कि हर बार पेपर इसी लेवल का आता है। और पेपर जब विद्यार्थी करने बैठता है और सामने इतना आसान प्रश्न जब उसको लगता है तो वो भ्रमित हो जाता है कि नहीं, नीट का एग्ज़ाम है, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें इतना आसान, इतना सीधा कोई प्रश्न क्या पूछा जा सकता है क्या? वो उस प्रश्न के अंदर पेच या उसके कठिन बिंदु को ढूंढने का प्रयास करता है, जबकि प्रश्न तो सीधा ही है, उत्तर भी उसका सीधा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता। तब फिर सही करता करता वो उस प्रश्न को गलत कर बैठता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज मैं सिर्फ 11th के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये मेरा जो वीडियो है जो भी 11th पास करके जो 12th में आए हैं उनके लिए, तो वो विद्यार्थी है जिन्होंने भी 12th का कोर्स किया नहीं है, उन्होंने 11th को ही पढ़ रखा है, तो वो 11th जो कोर्स उन्होंने पढ़ रखा है उस पर बेस कुछ प्रश्नों की मैं आपसे बात करूँगा। 11th आधारित एक प्रश्न आया है, ये आपके प्रश्न पत्र सीरीज़ है F2। मेरे हाथ जो प्रश्न पत्र लगा है ये है F2। इसका एक प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न कि R1 और R2 त्रिज्याओं
कि दो कॉपर के ठोस गोले हैं, दो ठोस गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 के हैं और दोनों कॉपर के बने हैं और R1 बराबर लिखा हुआ है 1.5 R2। ठोस गोलों के ताप में 1 केल्विन की वृद्धि करनी है, दोनों के ताप बढ़ाने हैं, एक की त्रिज्या एक ये है और एक ये है, दोनों के ताप में 1 केल्विन की वृद्धि करनी है। आवश्यक ऊष्माओं के मात्राओं का अनुपात, गर्म करने हैं तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब ऊष्मा की आवश्यकता जो होती है किसी भी ठोस पिंड को या किसी भी पिंड को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 3 बातों पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर, उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर और ताप वृद्धि पर। Q = था ms डेल्टा T या डेल्टा थीटा। अब पहला पिंड है जिसके लिए ऊष्मा माने कि Q1 है, उसका द्रव्यमान है m1, विशिष्ट ऊष्मा उसकी S है और ताप में वृद्धि डेल्टा या S1 और ये डेल्टा T1। दूसरे के लिए m2 S2 डेल्टा T2। ऊष्मा, किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा का सूत्र होता है ms डेल्टा T। अब इनके रेशियो अनुपात आपको निकालने, ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों के ताप में वृद्धि समान करनी है, दोनों की विशिष्ट ऊष्माएं कट जाएगी क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं, कॉपर के, तो विशिष्ट ऊष्माएं समान है। अब ये जो अनुपात है ये किसके बराबर हुआ? द्रव्यमान के अनुपात के। आवश्यक ऊष्माओं का अनुपात द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होगा। अब द्रव्यमान निकालना है, इनकी त्रिज्याएं दी हुई है, त्रिज्याओं किस पदों में हमें बात करनी है। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व, गोलाकार है तो 4/3 पाई r³ इंटू घनत्व बटे दूसरा गोला जिसकी त्रिज्या r2 है ρ2। अब घनत्व भी कट गए, क्यों कटे? क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं। 4/3 पाई क्या हुआ? r1³ बटे r2³। r1 और r2 के मान रखो। r1 का मान कितना है? 1.5 r2 का क्यूब अपॉन r2³। 1.45 का क्यूब r2³ से r2³ कटा। 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब। 3 ये दिख नहीं रहा आपको शायद, तो बनेगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1.5 को मैं लिखता हूँ 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। उत्तर क्या आया? 27/8। सीधा सा प्रश्न, थोड़ा सा कैलकुलेशन का है। 11 से संबंधित एक प्रश्न आया, बहुत ही आसान 10वीं लेवल का सवाल था, लेकिन अपन भ्रमित नहीं हो तो क्या प्रश्न था? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए velocity of the 20 meter per second from the top of the tower. It hits the ground after some times with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is। एक मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका जाता है। अब इसमें हिंदी के शब्द है ना, ऊर्ध्वाधर अधोमुखी, और इंग्लिश में लिखा है, आपको यूँ समझ में अधोमुखी से कंफ्यूज आप हैं तो अंग्रेजी में देख लीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका गया है, छोड़ा नहीं गया है। मीनार है, मीनार की ऊंचाई से एक बॉल को नीचे की ओर फेंका गया है। अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर। कुछ समय पश्चात गेंद धरती से टकरा, थोड़ी देर में वो ज़मीन से टकराती है। ज़मीन से टकराने का वेग है उसका 80 मीटर पर सेकेंड। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। गुरुत्वाकर्षण का मान 10 दिया हुआ है, तो सीधा सा है। ये प्रश्न क्या है आपका इस सीरीज का? 140। ये माना कि मीनार है, यहाँ से इस पत्थर को आप फेंक रहे हैं नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जिस वेग से फेंकते हैं उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। जिस वेग से इसे टकराएगी वो अंतिम वेग होगा। गुरुत्वाकर्षण का मान g और नीचे की ओर तय की दूरी हाइट ऑफ द मीनार।
मीनार की ऊंचाई के बराबर ये चल के आएगा। अब इसमें क्या मालूम है, u इज थ्रोवन बाई ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट हिट्स द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, और गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान लेने को कह रहे हैं आपको, ये 10। पूछा क्या है, हाइट ऑफ द मीनार। रिलेशन ढूंढो, यू ए एच एक्स और वी, थर्ड गति का तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, वी 80, यू 20, ए 10 और एच 8 का 80 का वर्ग 3600, 20 का वर्ग 400 का पक्षांतरण कर दिया सर 20h, कितना हुआ 3200 इज इक्वल टू 20h। 3200 बटे 20, 16 दो 32, 180 का वर्ग 36 से नहीं होता है, 6400 होता है, 6400। उत्तर मैच नहीं कर रहा है, तो आपका उत्तर मैच नहीं कर रहा है तो आप फिर अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो कि हमने कहाँ गलती की। तो कितना हुआ भैया 6000, 20h, h इज इक्वल टू 6000 बटे 20, कितना आ जाएगा 300 मीटर की ऊंचाई से उस मीनार की होगी। फिर 11 से रिलेटेड क्वेश्चन, अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है 0.01। प्रश्न संख्या 145। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm। ये वही स्क्रू गेज है जो आप लेबोरेटरी में देखते हैं सामान्य है, तो वो इस तरह का ही होता है। उसका जो लिस्ट काउंट है सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर होता है, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है। अब उसमें दिया क्या है, वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग है तो चूड़ी अंतराल निकालना है। तो अब इसमें आपको सीधा सूत्र लगाना, लिस्ट काउंट का सूत्र आपको याद हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पर भागों की संख्या। ये प्रैक्टिकल जिसने किया है उसको मालूम है, वृत्ताकार पैमाने पर भाग। आपको क्या पूछा है, चूड़ी अंतराल, तो चूड़ी अंतराल पिच, चूड़ी अंतराल को आप पिच भी कहते हैं, बराबर क्या होगा लिस्ट काउंट इनटू वृत्ताकार पर भाग। लिस्ट काउंट दिया हुआ है कितना है भाई, मिलीमीटर में हम गणना करना चाह रहे हैं, तो 0.01 गुणा 50, इसका ऐसे गुणा करिए तो 50 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो 0.5 mm, यानी इसका जो चूड़ी अंतराल होगा वो 0.5 mm होगा। ये प्रैक्टिकल आधारित सीधा प्रश्न आ गया। फिर 11th से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है 146 के 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंडों के सिरे किसी द्रव्यमान रहित डोरी से बंधे हैं और डोरी किसी घर्षण रहित घिरणी के ऊपर से, पुल्ली घिरणी का प्रश्न है, और गुरुत्वीय त्वरण जी के पदों में निकाय का त्वरण ज्ञात करना है। मतलब ऐसे ये घिरणी है, ये माना कि M1, ये M2, M1 कितना है भाई 6 kg और ये 4 kg। अब आपको पता ही है, क्लियर है कि ये नीचे है, भारी है वो नीचे आती है तो ये नीचे आएगी,
एथ वर्ण से, तो ये ऊपर जाएगी उसी वर्ण से। यदि एथ वर्ण से भारी पिंड नीचे आता है तो हल्का उसी वर्ण से ऊपर जाता है, लेकिन तनाव सब जगह समान होता है। एक भारहीन रस्सी में सभी जगह तनाव के मान समान होते हैं। अब इसके लिए इक्वेशन बनाओ आप। तो इस पर कितने कौन कौन से बल है? एक तो इस पर लग रहा है m1g और इस पर नीचे की ओर है m2g। अब इस पे आप देखें तो दो बल है, एक m1g नीचे और t ऊपर। तो परिणामी बल क्या होगा? m1g माइनस टी, m1g माइनस टी, ये परिणामी बल है। इससे इसमें त्वरण बनेगा। तो आप चाहो तो इसका इक्वेशन सूत्र भी याद रख सकते हो। इसका डायरेक्ट सूत्र भी आपने 11th में सीखा होगा, है ना? तो उससे भी आप कर सकते हो। और सूत्र आप भूल गए हो, थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आप सूत्र की स्थापना भी कर सकते हो। कब फिजिक्स में यही है, आपने डेरिवेशन सीख रखा है ना, तो कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मिनटों में उसकी इक्वेशन बना सकते हो। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? m1g नीचे और t ऊपर है, तो बनेगा m1g माइनस टी बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। दूसरे के लिए क्या होगा? इसमें ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब t बड़ा है और ये छोटा है, t माइनस m2g। ये परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। दोनों को जोड़ें तो माइनस टी और प्लस टी कट जाएगा, m1g माइनस m2g। इनको जोड़ेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2। a बराबर बनेगा, इसमें g कॉमन आ जाएगा, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2। आप इस सूत्र को सीधा याद भी है आपको तो आप सीधा काम में ले लो, लेकिन भूल गए हैं, कन्फ्यूजन है तो तुरंत बना लो। अब g पहला कितने किलोग्राम का? 4 का, दूसरा 4, पहला 6 का, दूसरा 4 का, 6 प्लस 4, जी गुणा 2 बटे 10, जी बटे 5। जी के बदले में उत्तर चाहिए, तो आंसर आ गया आपके g/5। सिंपल क्वेश्चन। ये प्रश्न तनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि आर त्रिज्या की कोई केशिका नली जल में डूबी है और उसमें h ऊंचाई तक जल चढ़ा है। पढ़ा है आपने केशिका आत्म में कि किसी केशिका नली को जब पानी में डुबाया जाता है तो पानी उसमें ऊपर चढ़ता है, इसे केशिका उन्नयन कहते हैं, है ना? केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ग्राम है। ऊपर जो द्रव चढ़ा है उसकी ऊंचाई h है और जो ऊपर चढ़ा है उसका द्रव्यमान 5 ग्राम। त्रिज्या 2r की कोई अन्य कोशिका नली डूबी है, पास उसी पानी में एक दूसरी नली डूबी हुई है लेकिन उसकी त्रिज्या उसकी डबल है। इसमें ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यानी एक ही पात्र है, ये एक जिसमें ये एक नली, ये दूसरी नली, इसमें पानी यहाँ चढ़ा है, इसमें ये चढ़ा है, दोनों में ऊपर चढ़े द्रव के हमें द्रव्यमान ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं ऊंचाई के पद हम बता दूं। त्रिज्या और ऊंचाई का संबंध है, त्रिज्या और ऊंचाई का एक रिलेशन है जिसे ज्यूरीन का नियम कहते हैं। केशिका से रिलेटेड एक ज्यूरीन का नियम है। ज्यूरीन का नियम क्या है कि त्रिज्या और ऊंचाई का गुणनफल कांस्टेंट रहता है, यानी ऊंचाई का मान त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी नली जितनी संकीर्ण होगी उन्नयन उतना ही ज्यादा होगा। तो इन दोनों में क्या है कि हमें पूछा गया इसमें नली में चढ़े जल के द्रव्यमान ज्ञात करो। तो जो इसमें पानी जो चढ़ा है उसका द्रव्यमान निकाल लो। पहले वाले का क्या होगा भाई? द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। ऊपर चढ़े हुए द्रव को हम बेलनाकार माने इस आयतन को, तो पाई r² h इंटू ρ। दूसरी में माना कि h2 तक चढ़ा है तो पाई r2² h2 इंटू ρ। इनके आपको अनुपात देखने हैं तो ρ से ρ ये कट गए, r1² h1 r2² h2, m1 बटे m2 r1 h1 r2 h2। अब ये चीज़ें कट जाएगी क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई का गुणनफल समान होता है, तो अंश और हर में ये कट गया। अब r1 और r2 में संबंध दिया हुआ है कि इस प्रश्न में दिया है कि हाँ, एक की त्रिज्या r है, r1 का मान r है और दूसरे की त्रिज्या कितनी 2r, तो क्या आएगा 1:2।
अब पहली बार कितना है द्रव्यमान, m1 बटे m2, m1 पहली बार द्रव्यमान कितना है इसमें चढ़ा है 5 ग्राम, और दूसरी बार का आपको ज्ञात करना है। वज्र गुणा कर दो, 2 × 5 = m2, 10 ग्राम। दूसरी बार ऊपर जो द्रव चढ़ेगा उसका द्रव्यमान कितना आएगा, 10 ग्राम आएगा। तो बहुत ही आसान ये प्रश्न है एक तरह का। कितना हो गया, एक प्रश्न ले लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। सरलावत गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच में कलांतर। सिंपल, वेरी सिंपल। आपने यदि देखा हो तो सरलावत गति में विस्थापन का समीकरण जैसे आप लिखते हैं a sin ओमेगा t, वेग का होता है a ओमेगा cos ओमेगा t, त्वरण का होता है -ओमेगा² a sin ओमेगा t। अब यहाँ sin ओमेगा t, यहाँ sin ओमेगा t, यहाँ माइनस का चिन्ह कहता है कि इनके मध्य कालांतर 90 डिग्री का है, सॉरी 180 डिग्री का, इनके बीच में कालांतर 90 डिग्री का होता है। तो विस्थापन और त्वरण के मध्य कालांतर 180 डिग्री यानी पाई का होता है, पाई रेडियन, सीधा सा है। एक और ले लेते हैं। उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी किसी दृढ़ छड़ के सिरों, 2 सिरों में 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के 2 कण जुड़े। 5 किलोग्राम के कण से इस निकाय के सहती केंद्र मतलब द्रव्यमान केंद्र की दूरी है। तो ये माना कि छड़ है, छड़ को द्रव्यमानहीन कहा है, और इसके दोनों तरफ आपने यहाँ एक वेट रख दी, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। कितने किलोग्राम का, कहाँ गया सवाल, हाँ 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, ये 5 kg एंड ये 10 kg। और इसका सेंटर ऑफ मास चित्र में बना रहा हूँ तो मुझे मालूम है सेंटर ऑफ मास जो है का झुकाव उस पिंड की ओर होता है जो ज़्यादा भारी होता है। अब ये भारी है तो सेंटर में नहीं होगा, इससे इसकी तरफ होगा, माने कि यहाँ है ये CM सेंटर ऑफ मास, ये B। इसकी यहाँ से दूरी माने कि x है, तो यहाँ से दूरी कितनी होगी 1 - x, क्योंकि इसकी लंबाई है 1 मीटर है। अब पूछा है कि x का मान कितना होगा, तो द्रव्यमान केंद्र के लिए ये होता है कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष दोनों कणों के, दोनों पिंडों के द्रव्यमान आगुणों का जोड़, सदिश जोड़ 0 होता है और दोनों बराबर होते हैं। जैसे इसका आगुण होगा m1x, या ये कह दो हाँ m1x के लिख दूँ, और वो होगा m2 1 - x। m1 कितने किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का, x ज्ञात करना है, m2 कितना है 10, 1 - x क्या होगा, 5 से 10 कट गया 2 बार, x = 2 - 2x, 2x का पक्षांतरण करो इधर, 3x = 2, x = 2/3, 2/3 सेंटीमीटर में पूछ रहा है 0.67 मीटर या 67 सेंटीमीटर। यानी बहुत आसान प्रश्न है ये सारे, और डायरेक्ट है ये। आप यदि किताब यदि जो आपके कोर्स में थी टेक्स्ट बुक, जो अपना बोर्ड से प्रेस्क्राइब्ड जो टेक्स्ट बुक थी, उस किताब को अब आप देख लेंगे यदि, तो आप देखोगे कि ये प्रश्न किताब के पीछे के आंकिक प्रश्नों के मिलता जुलता है, या उसका जो सोल्व किए हुए हैं हल जो क्वेश्चन हैं उनमें से ये एक होगा। तो आप विश्वास करिए कि जो टेक्स्ट बुक है जो बोर्ड प्रेस्क्राइब करता है उनमें से बहुत अच्छा ज्ञान है, उनको अवॉइड नहीं करना। आप रेफरेंस बुकें पढ़िए, आप कोचिंग कीजिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन इस कीमत पर मत करिए कि हमें स्कूल नहीं जाना है, इस कीमत पर मत करिए कि हमें टेक्स्ट बुकें नहीं पढ़नी है, हमें तो डायरेक्ट नीट के पेपर देखने हैं, नीट की तैयारी करनी है। नीट की तैयारी इन किताबों पर ही आधारित है। तो पहले आप किताबों पर पकड़ मजबूत करिए और उसके बाद में आप नीट की तैयारी भी करेंगे, साथ साथ तैयारी हो जाएगी। तो किताबों पे विश्वास करिए और स्कूल पर विश्वास करिए, स्कूल नियमित चाहिए। धन्यवाद।